इंडिया अभी भी ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स की कंपैरिजन में बहुत पीछे है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है इंडियंस को, स्पेशली जब हम लोग बाहर ट्रैवल करते हैं तो विशाल भाई ये 18% देखो जीएसटी आज नहीं तो कल तो लगना ही था। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पूरे ग्लोबल लेवल पे इंडिया सेकंड नंबर पे रैंक करता है बिटकॉइन होल्डर्स में। तो लोगों को लगता है कि यार इंडिया में तो भाई बहुत टैक्स है, तो भाई कभी आप यूएसए और यूके भी जाओ तो वहाँ पे भी आपको पता लगेगा। क्रिप्टो के बेनिफिट्स गवर्नमेंट को भी पता है, बट वो नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली। बहुत सारे लोगों के अकाउंट भी फ्रीज हुए हैं। इसके अलावा कोई और सजेशन देवेश भाई जो आप देना चाहते हो क्रिप्टो यूजर्स को, जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या गाइस अगर आपने कभी भी क्रिप्टो में डील करा है पिछले 1-2 साल के अंदर या 2020 में, 21 में, या अभी भी कर रहे हो, तो क्रिप्टो टैक्स एक ऐसी चीज है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपके लिए काफी ज्यादा ट्रबल पैदा कर सकता है। वैसे तो सबको पता है भाई कि क्रिप्टो टैक्स भरना जरूरी है, फ्लैट 30% का टैक्स लगता है, बट स्टिल बहुत सारे लोग इसे इग्नोर करते हैं, इसे सीरियसली नहीं लेते हैं, और उन्हें लगता है कि हमने तो बहुत छोटा मोटा ट्रांजेक्शन करा है, हमें क्या ही होगा, या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो टैक्स भरना तो चाहते हैं, बट उन्हें प्रोसेस नहीं पता है भाई क्या करना होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, आईटीआर कैसे भरते हैं। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं इनवाइट करने वाला हूं माई ऑनलाइन सीए यूट्यूब चैनल से देवास पटेल जी को, जो कि एक टैक्स एक्सपर्ट हैं, जिनसे हम एक एक करके क्रिप्टो टैक्स रिलेटेड सारी चीज़ें पूछने वाले हैं कि भाई इंडिया में जो क्रिप्टो टैक्स की कंडीशंस है वो क्या है, क्रिप्टो टैक्स को कैसे फाइल किया जाता है, कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है, और वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे आप अपना क्रिप्टो टैक्स बचा सकते हो, एंड कौन कौन से सेफ प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आपको क्रिप्टो डील करना चाहिए, बिकॉज वो एक एक्सपर्ट हैं, उनको लीगैलिटीज़ पता है, उनको पता है कि किस तरीके से आप यहाँ पर सेफ रह सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से। एंड मैं पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ये कह सकता हूँ कि आपकी क्रिप्टो टैक्स रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी डाउट्स हैं आपके, वो इस वीडियो के बाद दूर हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बट ठीक है, अभी चलते हैं सीधा देवास पटेल जी के पास और जानते हैं उनसे क्रिप्टो टैक्स के बारे में। ओके गाइस, तो अभी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं देवेश जी, और आज हम इनसे आपकी सारी कंफ्यूजन्स के आंसर्स लेने वाले हैं जो भी क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड है, बिकॉज इंडिया में क्रिप्टो से ज्यादा क्रिप्टो टैक्स फेमस है। आई थिंक क्रिप्टो टैक्स इंडिया का जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से क्रिप्टो को ट्रीट करती है, जिसकी वजह से जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सब पैनिक में रहते हैं कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम देवेश भाई से पूछेंगे, जिसके बाद आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने हैं। तो वेलकम देवेश भाई, वेलकम टू विशाल टेक जोन फैमिली। कैसे हो आप? थैंक यू विशाल भाई। पूरे 1 साल बाद में वापस मिल रहे हैं हम लोग, और थैंक यू सो मच अगेन आपके चैनल के ऊपर इनवाइट करने के लिए। और अब तो भाई ट्रम्प जी ने यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर भी धमाल मचा दिया वापस, मतलब क्रिप्टो के अंदर मैं देख रहा हूँ अब तो मतलब पहले एक दौर था कि म्यूचुअल फंड का आया, फिर स्टॉक का आया, और अब वापस जो है क्रिप्टो की तरफ रिटेल जो इन्वेस्टर्स है वो काफी ज्यादा मतलब बूम कर रहे हैं। बेसिकली क्रिप्टो ने बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स निकाल के दिए। बिल्कुल, ट्रम्प तो क्रिप्टो को बहुत आगे ले जा रहे हैं, बट अपनी इंडियन गवर्नमेंट का कुछ करो यार, बहुत प्रॉब्लम हो रही है इंडिया में, यूजर्स नहीं, परेशान आज है। मैं आपको सारे सॉल्यूशन दूंगा। जो भी 30% टैक्स पे कर रहे हैं उनको ये भी बताऊंगा कि इस टैक्स से आप कैसे लीगली यहाँ पे बच सकते हैं। तो वो जितने भी माइंड्स के अंदर आपके डाउट्स है, आज आपके सारे यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो है रिजॉल्व होने वाले हैं। तो बिल्कुल भाई, क्रिप्टो टैक्स सेव करना है या फिर इन सारे लफड़ों से बचना है, तो पूरे पॉडकास्ट को अच्छे से देखो ताकि कोई भी चीज आप मिस ना करो। बहुत हेल्प आपको मिलेगी इस पॉडकास्ट से। तो सबसे पहले देवेश भाई आपसे मेरा क्वेश्चन है, और आई थिंक हर एक बिगिनर का जो क्रिप्टो में ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहता है उसके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि जो क्रिप्टो टैक्स है 30% तो सबको पता है, बट इसकी पूरी कंडीशंस नहीं पता है। लाइक किन किन कंडीशंस में हमें 30% टैक्स देना है, अगर हम नहीं देते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप ये एक्सप्लेन कर दो कि इंडियन गवर्नमेंट का जो टैक्स को लेकर फ्रेमवर्क है क्रिप्टो को लेकर या वीडियो को लेकर, वो क्या है। तो देखो यार, इंडिया में ना क्रिप्टो के टैक्स के जो नियम है ना वो बड़े ही सिंपली है। तो बजट 2022 के अंदर ये चीज़ अनाउंस की गई थी। तो तब से क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी वीडीए मतलब वर्चुअल डिजिटल असेट्स, जिसके अंदर आपके जितने भी कॉइन्स होते हैं, बीटीसी, इथेरियम, एनएफटीज वगैरह हो गए, सारे हो गए, तो फ्लैट जो है जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे उसके ऊपर 30% का टैक्स है। ठीक है, लॉस के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है, कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलती। डिडक्शन इन द सेंस, जैसे अगर आप मान लो इंडिया के अंदर इक्विटी के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हो, ठीक है,
तो वहां पे क्या होता है, आपके लॉस जो है आप सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मान लो आपको बिटकॉइन के अंदर तो हो गया प्रॉफिट, लेकिन इथेरियम के अंदर हो गया आपको लॉस। तो इथेरियम का लॉस जो है ना भाई, आप बिटकॉइन के प्रॉफिट के साथ में सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। तो ये ना सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे 30% का टैक्स पे करना है उसके ऊपर, और साथ में जब आप क्रिप्टो को ट्रांसफर करते हो, बेचते हो, तो 1% का टीडीएस काट करके गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। नॉर्मली अगर आप इंडियन एक्सचेंज यूज में ले रहे हो, तो इंडियन जो एक्सचेंज होते हैं वो अपना खुद ही 1% जो है टीडीएस काट करके आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जमा करा देते हैं। और आजकल तो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे भी जब आप P2P करते हो, तो सामने वाला जो मतलब एज ए सेलर जो है, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है टीडीएस पर्पस के लिए। तो एक और मेरा क्वेश्चन है, बहुत सारे एक्सचेंज है जिन पे हम स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सो वहां पे किस तरीके से हम अपना लॉस क्या हम सेट ऑफ कर पाएंगे? सपोज मैंने स्पॉट में प्रॉफिट बनाया और फ्यूचर्स में मैंने लॉस कर दिया, तो क्या मैं उस स्पॉट के प्रॉफिट को फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में लाइक वहां के लॉस में एडजस्ट कर पाऊंगा? यहाँ पे देखो दो सिनेरियो है। जैसे अभी मैं देख पा रहा था, जैसे डेल्टा एक्सचेंज भी ये बोलता है कि वहां पे, क्योंकि लोग ज्यादातर एफएनओ वगैरह ऑप्शंस वगैरह के अंदर डील करते हैं, ठीक है, स्पेशली क्रिप्टो के लिए। तो वहां पे क्या आप कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर डील कर रहे हो, एक्चुअल आप क्रिप्टो के कॉइन्स को बाय या सेल नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसको डेफिनेटली एज ए बिजनेस इनकम आप कंसिडर कर सकते हो। वहां पे आप सेट ऑफ वगैरह कर सकते हो। वो एक तरह से आप कह सकते हो एक तरह से ग्रे एरिया है, मतलब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की है। तो अल्टीमेटली जो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर डील कर रहे हो, उसको आप एज ए बिजनेस की तरह यहाँ पे ट्रीट कर सकते हो। यानी जैसे इंडिया के अंदर एफएनओ ट्रीट होते हैं, इंट्राडे ट्रीट होते हैं, वैसे उसको भी आप यहाँ पे ट्रीट कर सकते हो। जैसे डेल्टा एक्सचेंज है, वहां पर सिर्फ हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग करते हैं। बट जैसे CoinDCX है, वो भी एक इंडियन एक्सचेंज है, FIU रजिस्टर्ड है, बट वहां पे हम स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम स्पॉट के प्रॉफिट को क्या उसके लॉस में सेट ऑफ कर पाएंगे, या फिर स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा? देखो ये टोटली डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म के ऊपर भी। जैसे अगर आप बाहर के प्लेटफॉर्म को देखोगे, देखो तो वो ना तो देखो टीडीएस वगैरह डिडक्ट करते, कोई कंप्लायंस वगैरह नहीं होता, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे इंडिया के एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अब जनरली प्रॉब्लम क्या होता है, जहां पे भी अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ, ठीक है, तो उसको तो आपको वीडियो सेक्शन के अंदर दिखाना ही पड़ेगा। जैसे अभी नॉर्मली एक केस में बताता हूँ, जैसे हमारे इंडिया के अंदर कई सारे फ्रीलांसर भी वर्क करते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको जो सैलरी मिलती है या उनको जो बेसिकली फीस मिलती है, वो लोग इंडियन रुपीस में नहीं लेते, डॉलर्स के अंदर नहीं लेते, वो ले लेते यूएसडीटी कॉइन्स के अंदर, ठीक है। तो वो जब अपना कॉइन से कन्वर्ट करेंगे, तो उनको वहां पे क्रिप्टो टैक्स देना पड़ेगा। भले ही वो उनकी सैलरी की इनकम है या उनकी बिजनेस की इनकम है, उसको उस तरह से काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये टोटली यार डिपेंड करता है, ये कंप्लीटली ग्रे एरिया है। तो इसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। ओके, सो सपोज अगर मैं कहीं पर फ्रीलांस जॉब कर रहा हूँ, या फिर मेरी कोई सैलरी आ रही है, अगर मैं इंडियन हाँ, रुपीस में लेता हूँ, तो मुझे उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर मैं वाह, क्रिप्टो में वही करेक्ट, सैलरी लेता हूँ, तो मुझे सिर्फ फ्लैट 30% का टैक्स देना पड़ेगा। एग्जैक्टली और यही सबसे बड़ा मेन डिसएडवांटेज है। कई सारे फ्रीलांसर जैसे जो कंटेंट राइटिंग का जॉब करते हैं, डिजिटल मार्केटर्स करते हैं फॉरेन क्लाइंट्स के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, यूएसडीटी के अंदर उनको सैलरीज देते हैं, या लेट सपोज उनको इनकम या कमीशंस वगैरह देते हैं। इवन जो फॉरेक्स भी आपने देखा होगा, फॉरेक्स जो ट्रेडिंग करते हैं, जो प्रॉप फर्म्स होती है, वो भी यूएसडीटी कॉइन्स के अंदर उनको पे आउट्स देती है। तो वहां पे दिक्कत यही है कि जब वो यूएसडीटी से अपने आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली वो वीडीए के अंदर यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से जहाँ पे नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ रहा था, वहीं पे उनको फ्लैट 30% देना पड़ेगा। ओके, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आई थिंक क्रिप्टो का। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्रिप्टो का डिसएडवांटेज है जी। तो भाई जो भी लोग सुन रहे हो, अगर आप ऐसी किसी से सैलरी या फिर किसी भी तरीके का पेमेंट क्रिप्टो में ले रहे हो, तो मेक श्योर कि आप 30% टैक्स लगा के उससे पैसे लो, या फिर इंडियन रुपीस में रिसीव करो। एग्जैक्टली, आप बोल सकते हो सामने कि भाई मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा इस वजह से मैं नहीं ले सकता। एग्जैक्टली मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा अगर बाहर से भी पैसे मंगा रहे हो, तो या तो वायर ट्रांसफर हो गया, पेपाल वगैरह हो गया, उसी के थ्रू मंगाओ। क्योंकि यहाँ पे आप यूएसडीटी के अंदर मंगाओगे, फिर उसको बाइनेंस पे ट्रांसफर करोगे, फिर वहां से अगर आप इंडियन एक्सचेंज पे भी ट्रांसफर करोगे, तो वो टीडीएस का भी कंप्लायंस है, और साथ में 30% ये टैक्स का भी कंप्लायंस है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा, ये 30% से अगर टैक्स से यहाँ पे बचना है, स्पेशली क्रिप्टो के ऊपर, तो उसका एक मैं हैक भी बताऊंगा। तो प्लीज पूरा पॉडकास्ट यहाँ पे जरूर देखना, क्योंकि वो हम लोग ना लास्ट के अंदर एक तरह से डिस्कस करेंगे। हाँ, क्योंकि सारी चीजें समझने के बाद आप टैक्स सेविंग पे जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देवेश भाई, अभी कुछ दिनों पहले इंडियन गवर्नमेंट ने या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 18% जीएसटी भी अनाउंस कर दिया क्रिप्टो ट्रेडिंग फीस पर। सो इसको जरा आप एक्सप्लेन करके यूजर्स को समझाइए कि जो 18% जीएसटी है, बहुत सारे लोग को लग रहा था कि कहीं हमारे प्रॉफिट्स पे तो नहीं लगेगा, या फिर जो भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके टोटल अमाउंट पे तो नहीं लगेगा। तो इसका क्या पूरा कंडीशन है, ये भी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ताकि लोगों को क्लैरिटी मिल जाए।
तो विशाल भाई ये 18% देखो जीएसटी आज नहीं तो कल तो लगना ही था। मैं उसका रीजन बताता हूँ। जैसे जो फैंटेसी क्रिकेट ऐप खेलते हैं ड्रीम 11 वगैरह, ठीक है, हाँ हाँ। आपने वहां पे भी देखा होगा 2-3 साल पहले कोई जीएसटी नहीं था, ठीक है, वहां पे। तो वहां पे भी जब गवर्नमेंट ने जीएसटी इम्पैक्ट किया तो उनके जो कंपनीज थी उनके प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट हुआ। तो देखो भाई जीएसटी तो एप्लीकेबल होगा। जीएसटी कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? जहाँ पे कंपनी कोई सर्विस वगैरह डिलीवर कर रही है। जैसे अगर मैं इंडियन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म की बात करूँ, जीरोधा की बात करूँ, ग्रो की बात करूँ, तो जो भी वो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं उसके साथ में एसटीटी हो गया, जीएसटी हो गया, सब कुछ वो चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे यार अल्टीमेटली कॉइन डीसीएक्स हो गया, जितने भी इंडियन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इवन जो फॉरेन एक्सचेंज भी है वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज में लो और आप यहाँ पे ट्रेड वगैरह कर सकते हो क्रिप्टो के। तो उनकी जो सर्विस फी है भाई उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा। अब वो अलग बात है, कई प्लेटफॉर्म हो सकता है वो खुद बियर कर रहे हो, या कई प्लेटफॉर्म जो है सीधा एंड कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दे। मतलब ऑब्वियसली बात है, आपकी जो चार्जेस होते हैं, बेसिकली जो ब्रोकरेज होती है अल्टीमेटली, या आप कह सकते हो जो फीस होती है, गैस फीस होती है, उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड करके वो उनकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे एक इम्पैक्ट कर सकती है रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर। आई थिंक अभी जो ग्लोबल एक्सचेंजेस है लाइक बाइनेंस, बाइबिट या जो भी KuCoin, इन सब पे भी आई थिंक फीस में जीएसटी नहीं लग रहा है। उनके ऊपर नहीं लग रहा है क्योंकि उनकी ना इंडिया के अंदर एंटिटीज रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन इनको भी क्या होता है कि बेसिकली जो बाहर की भी कंपनीज है, फॉर एन एग्जांपल जैसे बाइनेंस वगैरह हो गया, उनको भाई इंडिया के अंदर जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल अगर आप देखोगे तो वहां पे भी रिवर्स चार्ज यहाँ पे जीएसटी चार्ज होगा। नॉर्मली जैसे अगर आप देखते होंगे तो कहीं से मान लो अगर आप फॉरेन कंपनी से होस्टिंग भी लेते हो, जैसे वेबसाइट की होस्टिंग वगैरह हो गई, ठीक है, या कहीं पे भी हो गया, तो हमेशा देखा करो कि वो लोग भी ना आपसे लास्ट में जीएसटी नंबर मांगते हैं कि आप यहाँ पे जीएसटी की, अगर आपके पास में बिजनेस का जीएसटी नंबर है तो आप डाल दो, तो आपको ऐसे रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये वाला जो 18% का जीएसटी स्पेशली क्रिप्टो की सर्विस फीस के ऊपर, इसका ना कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा एज ए रिटेल इन्वेस्टर। तो ये भी एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, ये आपको अल्टीमेटली अपनी जेब से पे करना ही पड़ेगा सर्विस फीस के ऊपर। फिलहाल ये किसी आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट पे या टोटल अमाउंट पे नहीं लगता है, आपकी जो ट्रेडिंग फीस कटती है 0.0201% उस पर लगता है, राइट? एग्जैक्टली मतलब अल्टीमेटली जो कमा रहा है, जो प्लेटफॉर्म जो चीज आपसे चार्ज कर रहा है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा। ओके, तो आई होप लोगों को जीएसटी से रिलेटेड ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि एक्चुअल किस जगह पे आपको 18% का जीएसटी देना पड़ता है। देवेश भाई, क्रिप्टो टैक्स की बात करें तो इंडिया अभी भी ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स की कंपैरिजन में बहुत पीछे है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है इंडियंस को, स्पेशली जब हम लोग बाहर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि और लोगों को कितना सपोर्ट मिला है उनके कंट्री से, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो यूएस हो। बहुत ज़्यादा क्रिप्टो को सपोर्ट किया जा रहा है, क्रिप्टो की एंटिटीज़ वहाँ पे रजिस्टर हो रही हैं, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बैक कर रही है। बट इंडिया में चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो आप इसको कैसे देखते हो कि इंडिया वर्सेस ग्लोबल जो अदर कंट्रीज हैं, इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है? तो विशाल भाई देखो, लोगों को लगता है कि यार इंडिया में तो भाई बहुत टैक्स है, तो भाई कभी आप यूएसए और यूके भी जाओ तो वहां पे भी आपको पता लगेगा। तो देखो इंडिया के अंदर सही बात है कि रूल्स यहाँ पे स्ट्रिक्ट है कि वहां पे मतलब अगर मैं बाहर की कंपैरिजन में करूँ, ठीक है, इंडिया में सीधा है भाई जो भी प्रॉफिट कमा रहे हो 30% का टैक्स पे कर दो, ठीक है। अब यूएस के अंदर बात करूँ तो वहां पे कैपिटल गेन में कंसिडर किया जाता है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी अगर आप स्टॉक्स में निवेश करते हो या फिर आप मान लो म्यूचुअल फंड में करते हो तो वहां पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लगता है और वो कैपिटल गेन में कंसिडर होता है। और अब तो गवर्नमेंट ने वहां पे भी शॉर्ट टर्म के अंदर 15 से 20% का टैक्स रेट कर दिया, ठीक है। तो यूएस की बात करो तो वहां पे भी भाई 0 से 20% का टैक्स रेट है। वो डिपेंड करता है होल्डिंग पीरियड के ऊपर कि आपने कितना उसको होल्ड किया है, कब आपने उसको बेचा है। यूके की बात करो तो वहां पे भी जो है 3000 यूरो तक का आपको अलाउंसेस वगैरह मिलता है, लेकिन वहां पे भी 10 से 20% का टैक्स रेट है। और यूए के अंदर अगर मैं बात करूं तो वहां पे तो भाई अभी राइट नाउ अगर मैं बताऊं, जितने भी बड़े प्लेयर्स है जो फॉरेक्स के अंदर डील करते हैं या जो क्रिप्टो के अंदर डील करते हैं, भाई जो इंडिया के भी जो इन्वेस्टर है उन्होंने यूएई के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर कर रखी है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पे फ्री जोन के अंदर 0% का टैक्स रेट है। मतलब कोई भी कैपिटल गेन के ऊपर भी आपको टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता। अगर मैं बात करूँ तो भी राइट नाउ बेस्ट कंट्री जो है दुबई वगैरह के अंदर है। और हमारे ऐसे कई सारे इंडिया के अंदर क्लाइंट्स है हमारे, जो कि जिन्होंने जिनकी कंपनी हम जो है बाहर मैनेज करते हैं। तो अगर किसी को भाई अगर बहुत बड़े लेवल पे चीजें करनी है और वो कर रहा है लेकिन टैक्स से यहाँ पे परेशान है, तो डेफिनेटली आप हमसे यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हो, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं दुबई के अंदर एक प्रॉपर कंपनी सेटअप वगैरह के अंदर करने में। आई थिंक जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो प्रॉब्लम आती है वो लॉस सेट ऑफ की आती है या फिर कॉम्प्लिकेशंस की आती है इंडिया में। करेक्ट, क्योंकि अभी कोई अच्छा फ्रेमवर्क है नहीं और फ्लैट टैक्स हमें देना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखो टैक्स तो 30% अगर आप मान लो एक अच्छी खासी सैलरी भी अर्न करते हो, जैसे मान लो जिसकी 40 लाख 50 लाख की सैलरी है, ठीक है, तो वो भी अगर 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ रहा है तो दैट इज द फाइन।
बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम वही आता है कि हम लोग लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बहुत देखता हूँ यहाँ पे जितने भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स वगैरह है या जो ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं कि वो एक कॉइन के अंदर तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन एक कॉइन के अंदर अपना लॉस कर रहे हैं। तो ये लॉस सेट ऑफ ना होने की वजह से कि वो अल्टीमेटली मतलब उनको पता है कि भाई मैं तो नेट लॉस के अंदर हूँ, तो स्टिल उनको प्रॉफिट के ऊपर अपना टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये भाई डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सबसे और बड़ा गवर्नमेंट को यहाँ डिसएडवांटेज पे यही है। हाँ कि एक्शन यहाँ पे डेफिनेटली गवर्नमेंट को आई थोड़ा सा थिंक यहाँ पे आई रिलीफ थिंक इंडियन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट को चाहिए। थोड़ा सोचना चाहिए इस पे, बिकॉज़ हाँ क्रिप्टो से बिल्कुल। प्रॉफिट बनाना इतना ईज़ी नहीं है कि आप नहीं, मुझे अब लगता मोस्ट है ऑफ द अब थिंग। आएगा, जैसे कि यूएस की गवर्नमेंट भी अपने अब रिजर्व के अंदर भी क्रिप्टो वगैरह रख रही है, ठीक है? तो अब हुँ। जैसे से ये चीजें अडॉप्ट होती जा रही, तो मुझे लगता है ये रूल्स के अंदर यहाँ पे डेफिनेटली चेंज आएंगे। अभी अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पूरे ग्लोबल लेवल पे इंडिया सेकंड नंबर पे रैंक करता है बिटकॉइन होल्डर्स में। ओके, ओह ग्रेट। यस। यार तो उसका देखो यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट करना नहीं चाह रही, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हमारे इंडिया के अंदर जैसे पहले मान लीजिए आप कह सकते हैं जो पहले हवाला होता था, ठीक है? हुँ, अब उसमें अगर आप देखोगे ना तो ज्यादातर चीजें अब क्रिप्टो के अंदर होने लग गई है। कल को मान लो किसी को फिरौती भी मांगनी है ना, वो बंदा भाई क्रिप्टो के अंदर मांग रहा है। क्यों? क्योंकि वो चीज ना ट्रेसेबल नहीं है बेसिकली, ठीक है? तो वहां पे थोड़े से ना लॉस के अंदर वो चीज है कि गवर्नमेंट उसको ट्रैक नहीं कर पा रही है या वो नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से उन्होंने इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट यहाँ पे रूल्स बना रखे हैं। हाँ, देखो क्रिप्टो के बेनिफिट्स गवर्नमेंट को भी पता है, बट वो नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली दैट्स व्हाई वो क्योंकि इसे थोड़ा-सा। आप अभी देखोगे अभी कई सारी चाइनीज ऐप थी जो इंडिया में वर्क कर रही थी, लोन्स वगैरह दे रही थी, ठीक है? हाँ। और उनके जो इन्वेस्टर थे वो चाइना के अंदर बैठे हुए थे। अब जो हुँ, प्रॉफिट्स थे वो उनका अगर वहां पे भेजने हैं तो दैट इज द बेस्ट वे कि आप क्रिप्टो के अंदर वहां पे भेज दो, ठीक है? तो हुँ। ये चीजें जब होती, मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, आपने देखा होगा वजीर एक्स को ईडी की तरफ से नोटिस वगैरह मिलते रहते हैं, इस पर्सन का भाई अकाउंट जो है पूरा ब्लॉक कर दो, ये कर दो। तो वो चीजें जब आती है, नेशनल सिक्योरिटी आती है, तो वहां पे भाई रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट करने पड़ते हैं। ओके, तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने कि इंडिया और जो बाहर के कंट्रीज़ हैं वहाँ पर टैक्सेशन में कितना कंपैरिजन है और क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत सारे इंडिया में एक्सचेंज ऑपरेट करते हैं, काफ़ी सारे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी हैं लाइक ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क या फिर तरह-तरह के वॉलेट्स, और बहुत सारे ग्लोबल एक्सचेंज है लाइक बाइनेंस, बायबिट, कूकॉइन, बिंगेक्स। कुछ पे केवाईसी होती है, कुछ पे नहीं होती है। कुछ ऐसे एक्सचेंज भी हैं जो इंडिया में एफआईयू से रजिस्टर्ड है, कुछ हैं जो नॉन एफआईयू हैं, और कुछ ऐसे एक्सचेंज हैं जो इंडिया के हैं जिनका एफआईयू रजिस्ट्रेशन है। तो एक यूज़र जो क्रिप्टो में आ रहा है उसको कौन से एक्सचेंज प्रेफर करने चाहिए जिससे कि उसे कभी भी टैक्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो भी लीगल स्टेटस है लाइक यूज़र के लिए क्या सेफ है, वो उस पे थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन दीजिए अपना, ताकि लोगों को समझ आए। हाँ तो विशाल भाई यार ये क्वेश्चन ना मैं भी मतलब बेसिकली हमारे जैसे कई सारे क्लाइंट्स जो जब आईटीआर फाइलिंग कराने आते हैं तो हम उनसे जब टैक्स P&L स्टेटमेंट वगैरह मांगते हैं, ठीक है? तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज कर रहे हो तो वहाँ पे तो पता ही नहीं लगता कि भाई उनका कितना टीडीएस वगैरह का जो कंप्लायंसेस होता है वो तो फुलफिल ही नहीं हो पाता, ठीक है? 1% टीडीएस का। तो यहाँ पे जो इंडियन एक्सचेंज है वो अभी सारे जो इंडिया के रूल्स और रेगुलेशंस है भाई उसको वो फॉलो कर रहे हैं। मतलब अगर आप क्रिप्टो वहाँ पे ट्रांसफर करते हो, विड्रॉल करते हो, प्रॉपर तरीके से आपका टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट होता है और प्रॉपर हम्म, तरीके से आपकी एंट्रीज आईटीआर फाइलिंग के अंदर जाती है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज की बात करूं तो जैसे अभी एफआईयू का कॉन्सेप्ट आया था इंडिया के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे जो इंटरनेशनल एक्सचेंज भी थे उन्होंने प्रॉपर हम्म, उनके साथ में रजिस्टर किया। अब एफआईयू का जो कॉन्सेप्ट ये था कि भाई जो डेटा एक्सचेंज है वो इजीली यहाँ पे हो सके, कि कल को मान हम्म, लीजिए कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ, कुछ हुआ, तो बाइनेंस वगैरह इजीली जो गवर्नमेंट को किसी भी अकाउंट की रिपोर्ट वगैरह शेयर कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है डेटा एक्सचेंजेस के अंदर, ठीक है? लेकिन अगर मैं लीगली बात करूँ तो बेस्ट ये रहता है कि हमेशा आपको जो है इंडियन जो एक्सचेंज है, अगर आपको हम्म, विड्रॉल करना है तो आप इंडियन एक्सचेंज को यूज करो, क्योंकि जो टीडीएस का कंप्लायंस है ना वो आपके ऊपर फिर बर्डन नहीं रहेगा, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर बर्डन है। प्लेटफॉर्म डिडक्ट कर रहा है, प्लेटफॉर्म जो है टीडीएस के रिटर्न फाइल कर रहा है, तो वो सारे कंप्लायंस वहां पे खुद कर रहा है। और दूसरा आपका ये सवाल था कि कुछ डीएक्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यूनिस्वैप हो गया, मेटामास्क, मतलब कई सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे है ना आपको केवाईसी नहीं करनी पड़ती है, पैन कार्ड नंबर नहीं देना पड़ता, चीजें नहीं देनी पड़ती। तो आपको लगता है कि यार इसकी तो कौन ही ट्रैकिंग कर रहा है, लेकिन देखिए भाई हम्म, सारी चीजें ट्रैक हो सकती है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि किस टाइप की इनकम है। मैं आपको एक फनी मतलब जोक बताना चाहूंगा। अगर आप एक हाँ, किडनैपिंग करते हो, उससे अगर आपको इनकम होती है तो उसके ऊपर भी आप अपनी आईटीआर के अंदर इनकम रिपोर्ट करके टैक्स पे करना पड़ता है आपको, ठीक है? सीरियस। तो मतलब हाँ,
बिल्कुल। आप खुद सोचो ना, मान लीजिए कोई एक बिज़नेसमैन है, ठीक है? वो हम्म, उसकी जो भी इनकम जनरेट हो रही है, आपको नहीं पता कि वो लीगल वे के अंदर जनरेट कर रहा है या इल्लीगल वे में जनरेट कर रहा है, ठीक है? मान लीजिए हम्म, आपने बहुत सुना होगा कि इल्लीगल माइन्स के थ्रू यहाँ पे उसकी इनकम जनरेट हो रही है। लेकिन भाई वो हम्म, गवर्नमेंट को टैक्स तो उसको पे करना ही पड़ेगा ना, अपनी आईटीआर के अंदर उसको इनकम दिखानी पड़ेगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीगल, इल्लीगल उस वे में नहीं चलता है। वो सिर्फ़ जितना ओके, जानता है कि भाई जो इनकम आप कमा रहे हो, आप तो रिपोर्ट करो और उसके ऊपर भाई हमें इनकम टैक्स पे करो। बहुत बढ़िया। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था, आई थिंक किसी को नहीं पता होगा। बिल्कुल, हमारे इंडिया के अंदर कई सारे ऐसे प्रोफ़ेशंस हैं, ठीक है? जो हम्म, आप कह सकते हो लीगल नहीं है, इल्लीगल है, लेकिन अर्निंग होती है और उनके जो बकायदा जो जिन पर्सन को भी अर्निंग होती है, वो प्रॉपर तरीके से अपनी आईटीआर वगैरह फ़ाइल करते हैं। क्योंकि भाई पैसा हम्म, तो बैंक के अंदर ही आ रहा है ना, जब बैंक के अंदर हाँ, आ रहा है, तो उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, आईटीआर फ़ाइल करनी पड़ेगी और टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देवेश भाई, अगर कोई मान लो डेक्स यूज करता है, यूनिस्वैप या मेटामास्क, तो उसको क्या सारी चीजें मेंटेन करके रखना चाहिए कि मैंने कितना यहाँ पे ट्रांसफर किया था, कितना प्रॉफिट बनाया, ये सब यार, चीजें कैसे रिपोर्ट इसमें ना करेगा वो? मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप पहले से प्रिपेयर हो कि भाई मेरे को तो इंडिया के प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन फ़ॉलो करने हैं, मेरे को कोई नोटिस-वोटिस इसका कोई भी पंगा नहीं चाहिए, मैं प्रॉपर लॉ के हिसाब से चलूँगा। तो बेस्ट हम्म, तरीका है अपनी आप एक एक्सेल शीट मेंटेन करो, ठीक है? आपने कितने कॉइन्स यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के अंदर बाय किए, वो आप उसके अंदर डेटा इंसर्ट करो, कितने कॉइन्स आपने सेल किए और फीफो बेसिस के ऊपर उसको यहाँ पे आप मेंटेन करो कि इस कॉइन को मैंने इस डेट को खरीदा था, इतने में खरीदा था और इस डेट को इतने में मैंने यहाँ पे बेचा है और इतना मैंने प्रॉफिट एंड लॉस किया है। तो वो आप अपने लिए भी एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो कि हाँ भाई मैं नेट इतना प्रॉफिट के अंदर हूँ, इतना नेट मैं लॉस के अंदर हूँ, ठीक है? हम्म, और गवर्नमेंट के पर्पस के हिसाब से भी जब आप आईटीआर फाइलिंग वगैरह करोगे तो वहाँ पे भी आप डेटा दिखा सकते हो और कल को मान लो अगर आपको नोटिस आ गया कि भाई आपका प्रॉफिट तो इतना नहीं, आपका तो 5 लाख का नहीं, आपका तो 10 लाख का प्रॉफिट है। तो आपके पास में हम्म, वो स्टेटमेंट होना चाहिए कि भाई आप देख सकते हो मेरा सिर्फ 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है जिसपे मैं ऑलरेडी टैक्स वगैरह अपना पे कर चुका हूँ। तो इस टाइप के ना अपने रिकॉर्ड्स जो है आप हमेशा मेंटेन करो। ओके, अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा। ये जो जैसे तीन तरीके के एक्सचेंज हो गए, एक एफआईयू एक्सचेंज हो गया, एक ग्लोबल एक्सचेंज हो गए नॉन केवाईसी वाले, और हो गए डेक्स। हाँ, तो हाँ। इसका लीगल स्टेटस क्या है इंडिया में? अगर कोई यूज करना चाहता है तो या क्या देखो लीग क्या टैक्स करना इलीगल है, या फिर या नॉन केवाईसी लीग एक्सचेंज यूज करना इलीगल है? बिल्कुल, तो देखो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा जो केवाईसी वाले प्लेटफ़ॉर्म है और स्पेशली जो इंडियन एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म है, जो रिकॉग्नाइज़्ड वगैरह प्लेटफ़ॉर्म है, उनको हम्म, यार आपको यूज़ करना चाहिए बेसिकली। मतलब जब भी आप सेल कर रहे हो, जब भी आप प्रॉफ़िट बुक कर रहे हो क्रिप्टो के ऊपर, आप उन्हीं को प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करो क्योंकि जो कंप्लायंस वाले पार्ट है, वो वही फुलफ़िल आपको करके देंगे। बाकी जितने भी प्लेटफ़ॉर्म है, आप एक प्लेटफ़ॉर्म से दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कॉइन्स वगैरह ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वहाँ पे ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बस मेन अपना ये ध्यान रखो कि जो भी केवाईसी वाले कंप्लायंस वाले जो प्लेटफ़ॉर्म्स है, जो रिकॉग्नाइज़्ड अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स है, वो यूज़ हम्म, करो। जैसे मैं देखता हूँ कि मार्केट के अंदर कई सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भी आ चुके हैं, जहाँ पे पी2पी के थ्रू अगर आप सेल करते हो, ठीक है? तो मैं किसी बंदे को अगर पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेट्स सपोज़ मैंने कॉइन बेचा किसी को, तो वो किसी हम्म, थर्ड पार्टी के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करा रहा है पैसा। अब हो सकता है हम्म, वो बंदा कोई टेररिस्ट हो, ठीक है? आपको नहीं पता। तो अगर आपने एग्जैक्टली। अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दिए और कल को अगर आप मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एजेंसी के रडार के अंदर आ गए, तो आपको प्रॉब्लम हो हम्म, सकती है बेसिकली। और अभी आप देखो ना बाइनेंस के ऊपर ये चीज़ हो ही रही है बेसिकली। लोग अगर हम्म, यूएसडीटी बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे पूरा प्रिकॉशंस लिखा होता है कि आप थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा। कई लोग तो हम्म। 6-6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी माँग रहे हैं, अगर आप वहाँ पे कॉइन ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो। मैं ये बोल रहा था कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट भी फ्रीज हुए हैं, ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग का एग्ज़ैक्टली। पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया यूएसडीटी सेल करने के बाद। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट। मैं वही बता रहा हूँ, अगर कॉम्प्लिकेटेड। ₹10 की भी एंट्री मान लो किसी टेररिस्ट के अकाउंट से आपके अकाउंट में आ गई, ठीक है? और हम्म, वो टेररिस्ट का अकाउंट जो है ट्रेसेबल हुआ और उन्होंने देखा कि यार ईडी ने यहाँ पे जो है, तो आपका अकाउंट सिर्फ ब्लॉक नहीं होगा और भी चीज़ें आपके साथ में हो सकती है। तो बेटर हमेशा ये रहता है कि जो रिकॉग्नाइज़ एटलीस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? आपको हम्म, हमेशा वही यूज़ लेना चाहिए और बेस्ट यही है, मैं तो यही कहता हूँ, अगर सेल करना है तो भाई इंडियन एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म को आप यूज़ करके सेल करो, ताकि टीडीएस का भी कंप्लायंस फुलफिल हो रहा है और प्रॉपर तरीके से हम्म। गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स वगैरह भी जा रही है। ओके, सो देवेश भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लेकर यूजर्स के बीच में बहुत ज़्यादा डर भी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी है कि भाई P2P करें कि नहीं, बिकॉज P2P के अंदर ये बेस्ट ऑप्शन होता था हमारे पास ग्लोबल एक्सचेंज पे ट्रेड करने का, जिसके थ्रू हम पैसे डिपॉजिट करते थे, ट्रेड कर पाते थे, और जब हमें प्रॉफिट बुक करना होता था, पैसे बैंक में ले जाने होते थे, P2P के थ्रू हम सेल कर देते थे। बट राइट नाउ बहुत सारे लोगों के अकाउंट भी फ्रीज हुए हैं। इसका लीगल स्टेटस क्या है? P2P करना सेफ है, सही है, लीगल है? इसको जरा आप एक्सप्लेन कर दीजिए ये लोगों को। तो भाई आपने जैसे पी2पी का बताया, ठीक है? तो एक तो हो गया, 2 तरीके से लोग करते हैं। एक तो एक्सचेंज के थ्रू हो गया, जैसे बाइनेंस वगैरह हो गया, ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, वहाँ से आपने हम्म, पी2पी के थ्रू यूएसडीटी कॉइन्स बाय किए या बीटीसी बाय किया या फिर सेल आउट किया। दूसरा आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आप ही के मान लीजिए सिटी के अंदर कोई ऐसा बंदा है
जिसको आप कैश दे रहे हो और उससे आप यूएसडीटी कॉइन्स बाय कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप ये सोचियो कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो देखो इसके अंदर ना फीमा एक्ट हो गया, इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, इससे कई सारे एक्ट शामिल है। तो पहली बात, मैं आपको जो कैश बेस्ड जो P2P डील्स होती है वो बिल्कुल भी करने के लिए नहीं बोलूंगा। वो तो अल्टीमेटली एक तरह से हवाला टाइप हो गया, ठीक है। तो वहां पे तो भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी हो गया, आईटी हो गया, रेट्स वगैरह डालती रहती है। मतलब ऐसे कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, क्योंकि वहां पे देखो कोई भी ट्रांजेक्शन एक तो ट्रैक नहीं हो रहा, ठीक है। और उसके ऊपर बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे अगर आपने कॉइन्स यहाँ पे लिए, ठीक है, अपने अकाउंट के अंदर लिए, अब आज नहीं तो कल उसको आप बेचोगे, तो जो कॉइन्स आ रहे हैं आपके पास में बेसिकली, तो उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी आप डिक्लेयर नहीं कर पाओगे कि ये कैश जो है वो कहाँ से आया, ठीक है। तो कैश बेस्ड P2P को तो इग्नोर कीजिए। और वैसे अगर आप एक्सचेंज के थ्रू बाय करना चाहते हैं तो उस केस में मैं बोलूंगा कि हाँ, बाइनेंस के साथ में भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे जो सेलर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, उनकी प्रोफाइल को आप चेक कर लीजिए कि भाई वो जो बायर सेलर है ऑथेंटिकेट होने चाहिए, उनकी जो आईडी वगैरह वो वहाँ पे रजिस्टर होनी चाहिए, बहुत पुराने होने चाहिए। और आई थिंक जो ये प्लेटफॉर्म भी है वो वहाँ पे ना ग्रीन टिक मार्क करके भी देते हैं शायद मेरे हिसाब से, कि मतलब कौन सा बायर और सेलर ज्यादा जेन्युइन है, उसका कितना ट्रैक रिकॉर्ड है, कितना सक्सेस रेटिंग्स है, परसेंटेज है, तो उनके साथ में आप डेफिनेटली डील कर सकते हो। बाकी मैं रेकमेंड करूंगा अगर सेल करना है तो एज यूजुअल इंडियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज में लो। तो आई होप आप सभी को P2P की क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। अब देवेश भाई, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और यूजर्स जो हैं बहुत चालाक हैं। उन्हें लगता है कि यार हम ट्रेड कर लेंगे, किसको ही पता चलेगा। हम डेक्स पे कर लेते हैं, हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे कर लेते हैं जो इंडिया में बैंड है, VPN लगा के कर लेते हैं, या फिर नॉन KYC एक्सचेंज पे ट्रेड कर लेते हैं। कौन ही देख रहा है, कुछ दिनों बाद अकाउंट उड़ा देंगे, किसको पता चलेगा। तो ऐसे केसेस में जब हम मिस रिपोर्टिंग करते हैं या फिर दिखाते ही नहीं कि हमने ट्रेड करा है, या फिर टैक्स छुपाते हैं, या फिर ट्रांजैक्शन को छुपाते हैं टैक्स देने के लिए ताकि हम टैक्स बचा सके, तो ये सब करना कहाँ तक लीगल है, कितना सेफ है? तो विशाल भाई देखो, इसके अंदर ना अलग अलग सिनेरियो है। एक तो वो बंदा है कि भाई जो ITR फाइल नहीं करता, ठीक है, मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि ठीक है मैं अपना क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट बना रहा हूँ या लॉस बना रहा हूँ, वॉट एवर। मतलब अगर आप लॉस भी कर रहे हो, कई लोगों को लगता है कि यार मैं तो क्रिप्टो के अंदर लॉस कर रहा हूँ तो फिर मैं ITR क्यों भरूँ, क्योंकि टैक्स तो पे करना नहीं है 30%, ठीक है, मेरा तो भाई लॉस है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, फिर भी आपको ITR यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। अब देखो, अगर आप करते हो मिस रिपोर्टिंग या अंडर रिपोर्टिंग, ठीक है, मतलब लेट सपोज अगर आपने ITR फाइल भी की लेकिन उसके अंदर आपने क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन नहीं दिखाया या क्रिप्टो के प्रॉफिट को प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर नहीं किया, तो अगर मैं पेनल्टी, इंटरेस्ट, इन सब की बात करूं तो भाई जितना आपका टैक्स बन रहा है ना, 50% से लेकर 200% तक का टैक्स आपके ऊपर लग सकता है। और इसका प्रैक्टिकल अभी रिसेंटली हमारे पास एक क्लाइंट का नोटिस भी आया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप लेट सपोज मिस रिपोर्टिंग कर रहे हो, अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हो, या आपने ITR फाइल ही नहीं की, ठीक है, तो पहले तो गवर्नमेंट आपसे क्लैरिफिकेशन मांगती है कि भाई इतने जो पैसे आपने अभी तक ट्रेडिंग की है, क्योंकि भाई उनको जो प्लेटफॉर्म्स है, एक्सचेंजेस है, ठीक है, कहीं ना कहीं से डिटेल्स डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैक होगी, तो उसके रिगार्डिंग आपसे क्लैरिफिकेशन मांगती है। एक होता है कि मान लीजिए आपने प्रॉफिट यहाँ पे बनाया 10 लाख रुपए का, लेकिन आपने रिपोर्ट किया सिर्फ 5 लाख रुपए का प्रॉफिट, ठीक है, तो फिर आपसे स्टेटमेंट मांगे जाते हैं। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो बात की थी, भाई आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि अगर आपका गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपका 10 लाख का प्रॉफिट है लेकिन आपका एक्चुअल अगर 5 लाख का है, तो उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट देने पड़ेंगे कि भाई ये देखो मेरा सिर्फ 5 लाख का प्रॉफिट है। और एक ये चीज है कि कई बार लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो की इनकम है वो बोलते हैं भाई मैं तो इसको बिजनेस इनकम दिखाऊंगा। तो वहां पे भी रिसेंटली हमारे पास एक नोटिस आया जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये आपके बिजनेस की इनकम नहीं है, ये क्रिप्टो की इनकम ही मानेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया फ्रीलांसर का एग्जांपल दिया, मान लो कोई 50 लाख रुपए फ्रीलांसर अर्निंग के थ्रू कमाता है लेकिन उसको मिलते हैं USDT कॉइन्स, ठीक है। अब वो क्या करता है, 50 लाख को एज ए यहाँ पे मतलब बिजनेस इनकम दिखाता है, उस पर खर्चे डाल देता है, इंटरनेट के, ऑफिस के, मैं सैलरी पे करता हूँ, मार्केटिंग का एक्सपेंडिचर, ये सब करके अपना प्रॉफिट दिखाता है। मेरे को तो सिर्फ 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, यानी कमाए 50 लाख रुपए और 5 लाख का मेरा प्रॉफिट हुआ। लेकिन गवर्नमेंट सीधा बोलेगा भाई 50 लाख रुपए एज ए क्रिप्टो यहाँ पे ट्रीट किए जाएंगे, उस पर सीधा 30% का टैक्स दे दो हमें। आप उसको एज ए बिजनेस इनकम नहीं दिखा सकते, कोई भाई हम कुछ यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। USDT सीधे INR के अंदर कन्वर्ट हुए और VDS सेक्शन के अंदर जाएंगे, सीधे 50 लाख रुपए डाल लो। तो ऐसे भी हम लोगों ने कई सारे नोटिस देखे हैं। और भाई कुछ केसेस के अंदर अगर ट्रांजेक्शन हाई है, TDS के कंप्लायंस आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो उस केस में तो भाई जेल वगैरह की भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। यानी एक तो आपको इंटरेस्ट देना है, पेनल्टी देनी है, 200% तक का टैक्स आपके ऊपर लग सकता है, और भाई यहाँ पे जेल वगैरह के सबके यहाँ पे प्रावधान है। आई थिंक बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, सपोज कोई बंदा है जो 2020 से ट्रेडिंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्रिप्टो में, वो प्रॉफिट्स भी बनाया उसने, लॉस भी करा है, और अब उसे लग रहा है कि यार अब मुझे ITR फाइल करना चाहिए, अभी तक उसने कभी नहीं करा है, तो वो किस हिसाब से लाइक टैक्स फाइल करेगा? आज के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से 2020 से कैलकुलेट होगा,
या फिर देखो इसमें जब क्या से ये होगा रूल कि आया है तब से? हाँ, तो इसमें क्या होगा कि पहले क्या था, पहले कोई क्लैरिफिकेशन थी नहीं, ठीक है? 2022 के पहले। तो तब लोग हुँ, क्या करते थे, उसको एज़ ए बिज़नेस या एज़ ए कैपिटल गेन दिखाते थे, ठीक है? तो बेस्ट सिनेरियो वहाँ पे ये रहता था कि आप उसको एज़ ए कैपिटल गेन इनकम दिखाओ और स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो टैक्स वगैरह बन रहा था, लोग वो पे कर रहे थे या एज़ ए बिज़नेस इनकम दिखाते थे और स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर रहे थे, ठीक है? लेकिन 2022 के बाद तो भाई रूल्स क्लियर है कि आपको वीडियो के अंदर दिखाना है। तो अगर हुँ, आज कोई बंदा डिसाइड करता है, तो वो अपने पिछले 5 सालों की आईटीआर फिल अप कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, वहाँ पे 30% का टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। आईटीआर पोर्टल हुँ, जो है आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके देगा बाकायदा और पेनल्टी भी देगा। तो 50 से 75% एक्स्ट्रा टैक्स आपका उसके ऊपर बनता है। अगर आप पिछले 4 सालों की, अगर मान लीजिए आज के केस में आज यहाँ पे अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको 50% से लेकर 75% का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ सकता है। तो बेटर यही होता है कि अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो भाई हर साल ड्यू डेट के पहले करो, क्योंकि अगर आपने ड्यू डेट भी मिस कर दी, मान लीजिए इस साल अभी ड्यू डेट है 15 सितंबर, आपने हुँ, दिसंबर भी निकाल दिया, फिर आप मार्च में मेरे को बोलते हो कि भाई मेरे को तो पिछले साल की आईटीआर फाइल कर रही है, तो जो टैक्स बनेगा ना 30%, उस पे भाई 25% और जोड़ लेना। मतलब वो आप देखो 50-55% तक टैक्स चला जाएगा, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर आईटीआर फाइल करनी है, एक तो टाइम के ऊपर फाइल करो और पास्ट हुँ, ईयर के अगर आप फाइल करना चाहते हो, ऑप्शन पॉसिबल है वहाँ पे डेफिनिटली, लेकिन वहाँ पे आपको एडिशनल जो इंटरेस्ट है आईटीआर यू के थ्रू फाइल करना पड़ता है और एडिशनल हुँ। इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह आपको पे करनी पड़ती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में जो आई थिंक काफ़ी सारे यूज़र्स के मन में भी होगा। सपोज़ किसी यूज़र ने बिटकॉइन बाय किया था और उसे अभी सेल नहीं करा है। मान लो 2 साल पहले बाय किया था या फिर अभी 6 महीने पहले बाय किया है और अभी उसने सेल नहीं किया, उसने पोज़ीशन होल्ड कर रखी है, चाहे वो फ्यूचर्स में हो, चाहे वो स्पॉट में हो। तो उसे टैक्स कब देना है? जब साल खत्म होता है तभी दे देना है या फिर जब वो प्रॉफ़िट को रियलाइज़ करेगा? मतलब अपने नहीं, बैंक अकाउंट में मिल जाएगा तब देना जब वो प्रॉफ़िट को रियलाइज़ करेगा, क्योंकि वीडियो है? आपका हुँ, तभी लगेगा जब आप उसको बेच रहे हो, ठीक है, अल्टीमेटली। ओके। तो वहाँ पे हुँ, अगर आप केवल होल्ड, जैसे मान लीजिए मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, मैं बीटीसी, इथेरियम के लिए लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करता हूँ और मेरे पास अच्छी खासी हुँ, होल्डिंग्स हैं। तो लेकिन मैं एज़ ए इन्वेस्टर मैंने अभी तक उसको बेचा नहीं है, मैं उसको अभी उसको केवल होल्ड करके चल रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हुँ, सेम जैसे स्टॉक्स में होता है, स्टॉक्स अगर आप खरीदते हो, तो आपको बताना नहीं है कि भाई मैंने इतने स्टॉक इस साल खरीदे या इतने मैंने क्रिप्टो कॉइन्स यहाँ पे खरीदे। जब भी उसको आप हुँ, बेचोगे, उस टाइम पे गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग चाहिए कि कितना आपका प्रॉफिट हुआ एंड कितना आपका लॉस हुआ। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, अभी गवर्नमेंट ने हुँ, एक एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट सिस्टम निकाला है एआईएस के हुँ, थ्रू। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो डिपॉजिटरीज होती है, जो जैसे एनएसडीएल का नाम सुना होगा आपने, सीडीएसएल का नाम सुना होगा, कैम्स के फिनटेक जो एजेंसीज होती है जो इनको हैंडल करती है अल्टीमेटली, तो हुँ, हुँ, उनका डेटा जो है ऑटोमेटिकली शेयर हो जाता है इनकम टैक्स पोर्टल के साथ में। मतलब अगर आपने 10 रुपए का म्यूचुअल फंड भी बाई किया है ना, तो इनकम हुँ, टैक्स पोर्टल पे शो होगा आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में कि इस बंदे ने 10 रुपए का म्यूचुअल फंड बाई एंड सेल किया है, ठीक है? तो मुझे लगता है इन द फ्यूचर ये जितने भी कॉइन एक्सचेंज है, डीसीएक्स, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म्स है, उनमें से हुँ। कई सारे प्लेटफॉर्म इस तरह का डेटा यहाँ पे शेयर करने लग जाएंगे और प्रॉपर आपको एएस के अंदर वो दिखने लग जाएगा। तो विशाल भाई देखो, जिसमें एएस की बात कर रहा था वो दिखा भी मैं आपको देता हूँ। जैसे इनकम टैक्स पोर्टल पे आप जाओगे तो अकाउंट बना हुँ, लो, आईटीआर फाइल करनी है नहीं फाइल करनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर ही ऊपर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एएस का टैब मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। तो इसमें आप सेविंग अकाउंट से आप कितना इंटरेस्ट कमा रहे हो प्रॉपर है ना, आपको यहाँ पे बैंक का नाम दिखाता है, बैंक वाइज कितना कितना हुँ, आपने इंटरेस्ट कमाया, आपने एफडी से कितना इंटरेस्ट कमाया है और उसके साथ में आपने कितने स्टॉक्स बेचे। जैसे आप क्लिक करोगे बकायदा पूरी यहाँ पे एक एक शेयर की इन्फॉर्मेशन आती है कि आपने पेटीएम का शेयर बाय किया था, इस डेट को किया था, इतने में आपने सेल किया है, आधार हाउसिंग का किया है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली आज नहीं तो कल फ्यूचर के अंदर आप देख रहे हो सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में। ऐसे ही यहाँ पे ना आपको क्रिप्टो की भी दिखने लग जाएगी। अभी यहाँ पे हुँ। केवल एक इन्फॉर्मेशन दिखती है, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पे आपको एक वर्चुअल डिजिटल असेट करके मिल जाएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन दिखती है। लेकिन फ्यूचर के अंदर जहाँ पे टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं भी हो रखा, वो इन्फॉर्मेशन भी जो है आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। यानी बकायदा गवर्नमेंट इसको प्रॉपर तरीके से ट्रैक करेगी। तब मेरे हिसाब से थोड़ा ईज़ी हो जाएगा लोगों को अपने गेन्स या फिर टैक्स कैलकुलेट करने में बिकॉज़ अभी हमें खुद से सारी चीज़ें एग्जैक्टली। प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, अभी हमें खुद प्रिपेयर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर डील कर रहा है, तो वहाँ पे टीडीएस का हुँ, कोई कंप्लायंस वगैरह नहीं आता, तो मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर दिखता ही नहीं है। लेकिन लेट्स सपोज़ कोई हुँ। किसी ने इंडियन एक्सचेंज यूज़ लिया हुआ है, तो मुझे प्रॉपर तरीके से दिख जाता है भाई कि उतना उसने यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन यहाँ पे कर रखा है, तो मैं प्रॉपर वहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी क्रिप्टो बेचने हैं ना, तो इंडियन एक्सचेंज हुँ। प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ में लो।
हाँ, इससे आपको टैक्स कैलकुलेट करने में काफी हेल्प देखो मिलेगी। टैक्स भी कैलकुलेट करने में हेल्प मिलेगी, प्रॉपर गवर्नमेंट को यहाँ पे रिपोर्टिंग भी हो रही है, कल को नोटिस आता है तो उसका आप प्रॉपर तरीके से जवाब भी दे सकते हो। सही बात है भाई, थोड़े कम प्रॉफिट्स बेटर है, किससे इससे अच्छा कि आप किसी लीगैलिटी में फंसो और फालतू के कॉम्प्लिकेशंस फेस करो। करेक्ट। हाँ तो विशाल भाई, जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो है बेसिकली जो भी आईटीआर वगैरह भी फाइल करता है तो उसको ना इस टाइप की एक रिपोर्ट यहाँ पे जो है एक्सेल शीट वगैरह के अंदर वो अपना मेंटेन करके रखें कि कौन कौन से भाई उसके कॉइन्स है, उसने कब खरीदा था, कब ट्रांसफर किया था, कितने में खरीदा, कितने में बेचा और कितना उसको इनकम वगैरह हुआ। तो इस तरह के ना रिकॉर्ड्स उसको यहाँ पे हमेशा मेंटेन करके रखने चाहिए। चाहे फिर वो एएस के अंदर दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप इंडियन एक्सचेंज ले रहे हो या फॉरेन एक्सचेंज ले रहे हो, हमेशा अपनी इस टाइप की ना एक एक्सेल शीट जो है हर फाइनेंशियल ईयर की अपनी एक मेंटेन रखो। हाँ, इससे अगर कभी फ्यूचर में कोई लीगैलिटी का इशू होता है या कोई नोटिस आता है तो आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए डेटा होगा कि देखो भाई ऐसा ऐसा आपने करा था। एग्जैक्टली, क्योंकि नोटिस के रिप्लाई के अगेंस्ट में हमारे पास कोई ना कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना कि आपने किस Proof बेसिस होना के ऊपर चाहिए। आईटीआर फाइल की है। हाँ, तो भाई लोग अपना डेटा मेंटेन करना शुरू कर दो और ट्राई करो कि बहुत सारे एक्सचेंज मत यूज करो, एक दो एक्सचेंज पे ही कम से कम कॉम्प्लिकेटेड रखो, बिकॉज अगर आप 70 एक्सचेंज यूज करोगे तो आप बहुत मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से काफी लोगों को इससे हेल्प मिलेगी, क्या क्रिप्टो टैक्स में किसी तरीके से कुछ छूट मिल सकती है या फिर क्या हम टैक्स को बचा सकते हैं, या फिर कोई ऐसी टेक्निक्स हैं, कोई तरीके हैं ऐसे जिनको फॉलो करके थोड़ा सा रिलीफ हम पा सकते हैं इस हार्श रूल से क्योंकि बहुत सारे लोग प्रताड़ित हैं क्रिप्टो टैक्स से, तो इसका कोई बिल्कुल समाधान हो तो बिल्कुल भाई, बताइए। सॉल्यूशन देंगे आपको। आपने अगर यहाँ तक पॉडकास्ट देखा है तो भाई डेफिनेटली सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो देखो भाई, इसको ना क्रिप्टो को अगर टैक्स को बचाना है, ठीक है, दो सिनेरियो है। एक मैं जो खुद पर्सनल यूज लेता हूँ, पहले वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं पर्सनली जो इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे अगर मेरे को बिटकॉइन या इथेरियम खरीदना है तो मैं एक्चुअल के अंदर क्रिप्टो कॉइन्स को बाय नहीं करता, मैं सिंपली क्रिप्टो के ईटीएफ्स को यहाँ पे बाय करता हूँ। तो विशाल भाई, जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे एक ना क्रिप्टो का ईटीएफ है IBIT करके, आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट करके, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप वॉल्यूम देखोगे, असेट्स देखोगे ना, $84 बिलियन के असेट्स है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो ब्लैक रॉक करके आपने कंपनी का नाम सुना होगा, AMC कंपनी है वर्ल्ड की सबसे बड़ी, तो वो इसको मैनेज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में आपको क्रिप्टो को बाय नहीं करना है, आपको सिंपली इसके ETF बाय करने हैं। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, इसके अंदर मैं प्रॉपर SIP भी कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली इसमें आप INR से इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको पहले INR को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वेस्टेड हो गया, IND मनी हो गया, ऐसी ऐप को आपको यूज करना पड़ेगा, और उसके थ्रू जो है आप क्रिप्टो के ETF के अंदर निवेश कर सकते हो। अब यहाँ पे एडवांटेज क्या मिलेगा, यहाँ पे टैक्स जो है प्रॉफिट के ऊपर आपको 30% नहीं देना, और ना ही 1% का कोई TDS यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ना आपको एडवांटेज क्या मिलेगा कि मान लीजिए क्रिप्टो के अंदर मैंने ETF के अंदर आज यहाँ पे निवेश किया, मान लो $100 की मेरी होल्डिंग है, फ्यूचर के अंदर मान लीजिए वो $5,000 की मेरी होल्डिंग्स हो गई, वो मैंने बेच दिया, तो 4,000 या मान लीजिए $4,500 का वॉट एवर मतलब जो भी मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो वहां पे सीधा एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है मेरे को केवल 12.5% का टैक्स रेट पे करना है, ठीक है। दूसरी बात, TDS का कोई कंप्लायंसेस नहीं है। प्लस मान लीजिए मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, लेकिन मेरे को कोई और अदर सिक्योरिटी के अंदर लॉस हो गया, मान लीजिए एप्पल का स्टॉक लिया था मैंने, वहां पे मेरे को लॉस हो गया, तो उस लॉस को मैं इसके साथ में भाई सेट ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये पूरी की पूरी एक ही कैटेगरी है, मेरी सारी की सारी जितने भी यूएस के स्टॉक्स है, ETF है, वो पूरी एक ही कैटेगरी है। तो उसमें अगर किसी के अंदर मेरे को लॉस हो रहा है, अभी एनवीडिया का स्टॉक्स बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, ठीक है, तो उसके अंदर मान लीजिए मेरे को प्रॉफिट हुआ, अब मान लीजिए मेरे को क्रिप्टो के अंदर लॉस हो गया, तो मैं इजीली यहाँ पे सेट ऑफ कर सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअल के अंदर यहाँ पे आप कोई भी क्रिप्टो को बाय नहीं कर रहे, आप सिंपली एक ETF है उसके अंदर यहाँ पे आप निवेश कर रहे हो। हाँ, तो ETF का यही फायदा है कि आपको पूरा क्रिप्टो या बिटकॉइन का एक्सपोजर भी मिल रहा है, प्रॉफिट और लॉस उसी के अकॉर्डिंगली हो रहा है, और आप VDA से जैसे मान लो अगर है। लेकिन बस यहाँ पे लिमिटेशंस ये, सिर्फ आपको लिमिटेड 2 या 3 कॉइन्स मिलेंगे, बिटकॉइन मिलेगा, इथेरियम मिलेगा, और उसका स्पॉट जो ट्रेडिंग मतलब प्राइस होता है, एक तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एक फ्यूचर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और वहां पे बेनिफिट क्या मिलता है, जैसे मान लो अगर बिटकॉइन ने मान लो 100% का रिटर्न दिया एक साल के अंदर, तो वो जो ETF भी है वो भी आपको ऑलमोस्ट उतने ही रिटर्न्स यहाँ पे आपको देता है, लेकिन वहां पे उसकी एक मैनेजमेंट फीस होती है, जो भी मतलब क्रिप्टो का जो ETF का मैनेजर है जो उसको हैंडल कर रहा है, वो अपनी एक फीस चार्ज करता है, लेकिन वो फीस भी भाई बहुत ही कम होती है। तो जैसे हमारे इंडिया में म्यूचुअल फंड काम करते हैं ना, वैसे आप क्रिप्टो के ETF को समझ लो कि वो बंदा जो है, मैनेजर जो है, जितने पैसे आप उस क्रिप्टो के ETF के अंदर डालते जाओगे, वो एक्चुअल के अंदर यहाँ पे जो है बेसिकली बाय करता जाएगा, एक्चुअल के क्रिप्टो बाय करता जाएगा। तो देखो, एक तो आपको डर नहीं है कि कल को मेरे क्रिप्टो हैक हो जाएंगे, चोरी हो जाएंगे, ये कोई डर नहीं रहेगा। 30% टैक्स आपका बच गया, ठीक है, और उसके अलावा 1% का जो TDS का कंप्लायंस है वो भी आपको जो है फुलफिल वगैरह कुछ नहीं करना।
हाँ, तो अभी भाई सिर्फ बिटकॉइन और ईटीएफ दो ही ऑप्शन है। बहुत सारे यूजर्स वो अल्ट्स में ट्रेड करते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कॉइन्स लाते हैं जिनकी मार्केट करेक्ट। कैप बहुत कम होती है, 10 गुना 100 गुना सोच के। तो ऐसे लोगों के लिए तो नहीं है, पर जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं जो हाँ यार बिटकॉइन और देखो, ईटीएफ में इन्वेस्ट करना अगर आप चाहते हैं। लीगली जाना चाहते हो, ये मैंने आपको एक लीगल वे के अंदर अल्टरनेटिव बता दिया रूट, ठीक है। बाकी भाई अगर आप कहते हो कि भाई मैं तो अपना ट्रेडिशनल रूट से ही यहाँ पे एक्चुअल के अंदर क्रिप्टो बाई करूंगा सेल करूंगा, तो वहां पे भाई कोई एस्केप नहीं है। क्योंकि मेन दिक्कत क्या है ना, इसके अंदर कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। जैसे अगर आप नॉर्मल सैलरी की इनकम कमा रहे होते, बिजनेस की इनकम कमा रहे होते, तो मैं आपको बता देता भाई इस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको इतनी डिडक्शन मिल जाएगी, ये कर लो आपको इतनी रिबेट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने साफ मना कर रखा है, भाई कोई रिबेट नहीं है, कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं है, जो प्रॉफिट कमा रहे हो सीधा 30% का टैक्स पे कर दो। एक ही तरीका है क्रिप्टो टैक्स बचाने का कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करो कि टैक्स कम ले। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो हो नहीं तो सकता। वो हो नहीं सकता है, उम्मीद है हमें मे बी आने वाले टाइम में कुछ हमें रिलैक्सेशन देखने को मिले। अभी जैसे आप और देखोगे, अभी अभी बहुत अच्छा रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो वहां पे बस आप एक एडवांटेज उठा सकते हो कि जो एफएनओ के अंदर डील कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर प्रॉफिट जो है अगर आपका 12 लाख के नीचे है, तो वहां पे आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट नील टैक्स है, ठीक है। तो वहां पे एक वो एडवांटेज आप ले सकते हो कि जहां पे भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, वहां पे आप एडवांटेज ले सकते हो। गॉट इट। आई होप आप सभी को क्लैरिटी मिल गई होगी कि भाई टैक्स कितना इंपॉर्टेंट है और किन किन कंडीशंस में आपको फुलफिल करना है। और यहाँ पे मैं एक और एडवाइस देना चाहूंगा कि भाई देखो, अगर आप इन्वेस्टर हो ना, तो बार बार बाइंग एंड सेलिंग मत करो। क्रिप्टो ऐसी चीज है, लेके सीधा भूलना है आपको, ठीक है। बस यहाँ पे एक और ये चीज कर सकते हो आप, जो SIP मोड होता है उसके थ्रू आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो आपकी होल्डिंग जो है इकट्ठा होती जाएगी, फिर आपको लगता है कि हाँ यार अब मेरे को पैसे यहाँ पे चाहिए, क्रिप्टो बहुत ज्यादा हाई जा चुका है, तब आप यहाँ पे जो है अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर सकते हो। वही ना, बिकॉज जितने बार आप सेल करोगे उतने बार आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉब्लम ये है। यस तो यस यस, बिल्कुल। और कल को मान लीजिए अगर रेट कम हो गया, तो आप ही के लिए एडवांटेज है कि आज से मान लीजिए 10 साल बाद में अगर आपने बेचा और उस टाइम पे अगर टैक्स रेट कम हो गया, तो आपको ही ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि जब आप सेल करोगे उस टाइम पे जो रूल एप्लीकेबल होगा उसी के अकॉर्डिंगली आपको टैक्स देना होगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, यूएस स्टॉक्स को भी जो लेकर था, वो पहले 20% का टैक्स रेट था, ठीक है। वो इस साल से यहाँ पे 12.5% हुआ है। तो देखो यहाँ पे एडवांटेज मिल गया बेसिकली, ठीक है। लेकिन पहले जो है वो 20% का टैक्स रेट था। तो ऐसे अगर मैं इक्विटी के अंदर भी बात करूँ, तो वहां पे लॉन्ग टर्म पे 10% का टैक्स रेट था, वो भी इस साल 12.5% हो चुका है। तो टैक्स रेट भाई बदलते रहते हैं, बेस्ट रहता है आप अगर आप एज ए इन्वेस्टर हो तो हमेशा होल्डिंग रखो, और फ्यूचर के अंदर 10 साल बाद 15 साल बाद जब आपको निकालना है तब आप निकालो। ओके देवेश भाई, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा आपने, काफी लोगों की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जो कि बहुत सारे यूजर्स को हेल्प करेगा। बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेड वेड तो किए हैं, बट उनको पता नहीं है टैक्स कैसे फाइल करते हैं, ITR कहाँ फाइल करना है, खुद से फाइल कर सकते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट की उन्हें सलाह लेनी चाहिए। और वो कौन सी मिस्टेक्स हैं बेसिकली जो बहुत सारे लोग करते हैं वाइल फाइलिंग ITR। सपोज मैं ITR तो फाइल कर रहा हूँ बट मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए, प्लस कैसे वो फाइलिंग कर सकते हैं, क्या बेस्ट ऑप्शन है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। हाँ तो विशाल भाई, चलो मैं आपको ना प्रैक्टिकली थोड़ा सा लाइव एक्सपीरियंस आपको करा देता हूँ कि क्रिप्टो की ITR वगैरह फाइल कैसे होती है। वैसे तो मैंने इसके ऊपर बड़ा ही डिटेल वीडियो यहाँ पे बना रखा है, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो पहली चीज तो ये कि आपको ना यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ITR 2 और ITR 3 केवल ये 2 फॉर्म होते हैं जिसके अंदर आप क्रिप्टो की फाइलिंग कर सकते हो। बेसिक सा है, अगर बिजनेस की इनकम वगैरह नहीं है, आप सैलरी वाले बंदे हो, क्रिप्टो का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है, तो ITR 2 फाइल करनी है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस की इनकम है तो आपको ITR 3 फाइल करनी है। तो विशाल भाई यहाँ पे ना मैं आपको चलो एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे क्रिप्टो की ITR यहाँ पे फाइल होती है। वैसे तो मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आप बाय ऑनलाइन से क्रिप्टो ITR फाइलिंग सर्च करोगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ना 2 फॉर्म्स होते हैं, ITR 2 होता है और ITR 3 होता है। तो अगर आपकी केवल सैलरी के इनकम है और आपकी क्रिप्टो के यहाँ पे इनकम है, बेसिकली प्रॉफिट्स वगैरह है, तो आप ITR 2 फाइल कीजिए। और अगर आपकी बिजनेस की इनकम है तो आप ITR 3 फाइल कीजिए। तो करना है क्या, एक बार आप पोर्टल के ऊपर लॉग इन कर लीजिए, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे एक बार आप 25-26 सेलेक्ट कर लीजिए, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे करना है आपको सिंपली स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टेटस जो है आपका सिंपली इंडिविजुअल रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक बार आपको ITR 2 जो है फटाफट एक बार ओवरव्यू करवा देता हूँ। तो जैसे मैं प्रोसीड करता हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करूंगा, ये मेरे को रीजन पूछेगा। तो अभी राइट नाउ जैसे मैं अदर रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपली मैं कंटिन्यू करूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमें ना क्रिप्टो का वीडियो जो शेड्यूल होता है वो सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकम वाला ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, आप नीचे की साइड में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल डिजिटल असेट। तो इस कॉलम को अगर आप अनेबल करोगे ना, तभी आप क्रिप्टो के इनकम को रिपोर्ट कर पाओगे। तो ये
सेक्शन में सेलेक्ट करने के बाद मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब क्या होता है आईटीआर के अंदर ना इस टाइप का बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म होता है, ठीक है? तो वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा आपको एक्सपर्ट की यहाँ पे जो है डेफिनेटली सर्विसेज वगैरह अवेल करनी चाहिए, क्योंकि आईटीआर 2 और आईटीआर 3 काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। आईटीआर 1 और 4 के अंदर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है आप देख सकते हो शेड्यूल वीडी आपको दिया हुआ है, तो इसके अंदर आपको जाना होता है। अब यहाँ पे जो है आपको एंट्रीज डालनी पड़ती है। तो पहले ये पूछेगा डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी पर्टिकुलर कॉइन्स को आपने किस डेट के ऊपर बाय किया था। लेट्स सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2021 के अंदर किसी कॉइन को बाय किया था, ठीक है? डेट ऑफ ट्रांसफर कब मैं बेच रहा हूँ मतलब मैं अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 के बीच में बेच रहा हूँ, तभी ये एंट्री यहाँ पे आएगी, वरना नहीं आएगी, ठीक है? तो मान लो मैंने फैब के अंदर बेचा था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसका मतलब है कि किस प्राइस के ऊपर आपने यहाँ पे इसको बाय किया था, ठीक है? मान लो आपने जो है 50,000 रुपए का बीटीसी यहाँ पे बाय किया था, जिसकी आज की डेट के अंदर वैल्यू जो है 75,000 रुपए थी, यानी 11 फेब को जब आपने बेचा तो 75,000 रुपए आपको रिसीव हुए, ठीक है? तो यहाँ पे आपने डाल दिया कंसिडरेशन, यहाँ पे डाल दिया अपने कॉस्ट, तो ये आ गया आपका 25,000 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है? तो इस तरह से आपको यहाँ पे एंट्रीज डालनी है। 25,000 रुपए का ये मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे आप चाहो तो 1 बाय 1 करके भी एंट्री डाल सकते हो। अगर आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी एंट्रीज वगैरह यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना ये लॉसेस को काउंट नहीं करता। जैसे मान लो बीटीसी की वैल्यू 50,000 रुपए है, ठीक है? लेकिन अब आपने जब बेचा तो वो मान लो 25,000 रुपए के अंदर बेचा, यानी लॉस के अंदर बेचा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनकम आपकी जीरो हो गई, तो इसके ऊपर कोई आपका इनकम टैक्स नहीं लगेगा। गॉट इट। दिवेश भाई, एक चीज मैंने प्रॉब्लम फेस करी है, बहुत सारे सीएस के पास जब मैं जाता हूँ या फिर मेरे जानने वाले लोग जाते हैं तो उनको क्रिप्टो टैक्स रिलेटेड ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि शायद वो अवेयर नहीं है या फिर वो पुराने ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू ही टैक्स भरता है। ये एक नया एसेट है जिसके बारे में उनको एक्सपोजर नहीं है। तो यहाँ पर कोई ऐसी सर्विस है या कोई आप ऐसी हेल्प प्रोवाइड करते हो लोगों को जिससे कि उनको क्रिप्टो टैक्स फाइलिंग में हेल्प मिले? बिल्कुल भाई, आप अगर आप माई ऑनलाइन सीए डालोगे बेसिकली, आप एक तो हमारे 1600 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ है बेसिकली गूगल के ऊपर, आप वो चेक कर सकते हो। हम लोग रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे हर साल कई सारे जो क्रिप्टो यूजर्स हैं उनकी आईटीआर फाइल करते हैं, और यहाँ पे आप देखो मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ें दिखाता भी हूँ बेसिकली कि कैसे आपको यहाँ पे आईटीआर वगैरह फाइल करनी है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है भाई, तो फिर डेफिनेटली आप मेरी सर्विस वगैरह अवेल कर सकते हो। मैं आपको एक्सक्लूसिव लिंक, और भाई विशाल भाई के जो चैनल से आ रहे हैं, एक्सक्लूसिव लिंक दूंगा डिस्काउंट के साथ में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी लिंक, वहां से आप हमारी सर्विसेज वगैरह बुक कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। जिन लोग को भी देवेश भाई से अपना टैक्स फाइल कराना है, आप लोग इनसे करा सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, ताकि आपका जो टैक्स है वो सही तरीके से फाइल हो, बिकॉज क्रिप्टो टैक्स में एक्चुअल में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसके अलावा कोई और सजेशन देवेश भाई जो आप देना चाहते हो क्रिप्टो यूजर्स को, जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या फिर टैक्स के डर से बहुत सारे लोग कर नहीं रहे, वो सोच तो रहे कि इन्वेस्ट करूंगा, बहुत अच्छा है एसेट, बट टैक्स का डर है उन्हें, इस वजह से वो शुरू नहीं कर रहे। उन लोगों को आपको क्या एडवाइस रहेगी? यार उन लोगों को मेरी सिर्फ एक ही एडवाइस है कि बेस्ट है क्रिप्टो के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हमेशा एक तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करो, ठीक है? मैं ट्रेडिंग वगैरह के अंदर यहाँ पे ज़्यादा जो है वो प्रमोट नहीं करूँगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप एफएनओ के अंदर भी जैसे अगर आप देखोगे तो अगर आप तो सेबी ने गाइडलाइंस निकाल दिए, जैसे आप अपना डीमेट अकाउंट भी खोलते हो तो वहाँ पे लिखा हो जाता है कि केवल इंडिया में 1% जो ट्रेडर है वो केवल वही प्रॉफिट बना पाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, लेकिन एज ए इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, डेफिनेटली बहुत सारे मीडियम से, जैसे मैंने बताया कि आप एक्सचेंज के थ्रू भी यहाँ पे इन्वेस्ट करो। कॉइन डीसीएक्स भी अब तो एसआईपी का फीचर देने लग गया है, वहाँ पे आप आईएनआर से आराम से यूपीआई के थ्रू यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अल्टरनेटिव रूट मैंने आपको बता दिया कि क्रिप्टो के ईटीएफ वगैरह भी आप बाय कर सकते हो, तो वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आराम से बेफिक्र होकर आप निवेश कीजिए, और फ्यूचर के अंदर भाई जब टैक्स पे करना है तो यार 30% टैक्स, तो अगर आप एक अच्छे खासे मान लीजिए 40-50 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपकी जो नॉर्मल इनकम है ना उसके ऊपर भी भाई 30% टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, तो उसको आप एक्सकेप नहीं कर सकते। आप ऐसे कर रहे हो कि आपको बनना है मुकेश अंबानी और आप बोल रहे हो कि यार 30% टैक्स। एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि अगर आप बड़े लेवल पे जा रहे हो, अगर आप नॉर्मल धंधा भी करते हो, उसका जो टर्नओवर है वो बहुत ज्यादा है, तब भी आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ता है वहां पर भी। एग्जैक्टली, तो अगर आपको एकदम छोटे लेवल पे खेलना है तो आप डरो, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो फिर तो आप सब वैसे ही ट्रीट किए जाओगे जैसे कोई नॉर्मल इनकम। अभी ये कर सकते हो जो ट्रेडर्स है, जैसे जो हमारे भी कई सारे क्लाइंट्स है बेसिकली यहाँ पे इंडिया के अंदर, अगर ट्रेडर्स है, अगर उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, उनके मार्जिन से मतलब उनका प्रॉफिट ही बिल्कुल कम होता है, उनके प्रॉफिट नहीं बच पाते टैक्स की वजह से,
तो फिर वो अपना दूसरी कंट्री के अंदर यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं लीगल वे के अंदर। तो उसके कई सारे रूट्स है, तो वो आप डेफिनेटली एक टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू यहाँ पे कंसल्ट वगैरह कर सकते हो। जैसे दुबई के थ्रू यहाँ पे कई सारे जो फॉरेक्स जो ट्रेडर्स होते हैं या जो क्रिप्टो ट्रेडर्स होते हैं, वो कई सारी यहाँ पे रूट्स के थ्रू यहाँ पे अपना अर्निंग वगैरह करते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आपको टैक्स रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी चाहिए, भाई की हेल्प चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां से जाके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी भाई का चैनल है माई ऑनलाइन सीए, जिस पर काफी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स और बहुत नॉलेजेबल वीडियोस भाई शेयर करते रहते हैं। तो टैक्स रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज के लिए आप इनकी वीडियोस देख सकते हो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। थैंक यू सो मच देवेश भाई, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, सारी कंफ्यूजन लोगों की दूर कर दी है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताना, देवेश भाई आके खुद से रिप्लाई कर दिया करेंगे जरूर वीडियो में, जरूर आप भाई, जरूर चेक करते रहना है ना। जरूर जरूर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच भाई। अगर आपका कोई मैसेज है ऑडियंस के लिए तो आप बोल सकते हो। मैसेज कुछ नहीं यार, अब तो डेफिनेटली क्रिप्टो के अंदर निवेश करो। मैं आप देख सकते हो, खुद मैं बिलीव करता हूँ क्रिप्टो के अंदर। पहले बिलीव नहीं करता था टैक्स वगैरह रूल्स वगैरह की वजह से, लेकिन जब से भाई ट्रम्प भाई ने भी अपने रिजर्व रखना चालू किए हैं यूएस के अंदर, तो Exactly. मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लग गया है। तो डेफिनेटली क्रिप्टो के अंदर आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए एज ए निवेश करना चाहिए। ठीक है देवेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस प्रीशियस नॉलेज। और उम्मीद करते हैं फिर से अपन एक वीडियो करेंगे, अगर कुछ नया Sure, चेंजेस आते हैं क्रिप्टो टैक्स रिलेटेड तो लोगों को अवेयर करने के लिए अपन फिर से एक वीडियो करेंगे। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपके क्रिप्टो टैक्स रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूंगा आपकी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का। बाकी अगर आपके पास किसी भी तरीके का नोटिस वगैरह है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, ताकि हम लोग उस पर डिस्कशन कर सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।